हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर एक बार फिर से स्वागत है। तो कल हमने पढ़ लिया था स्पर्मेटिड फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि शुक्राणु पूर्वी का निर्माण अपना चल रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो एक स्टेप अपन ने देख लिया था शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। अब पढ़ेंगे अपन शुक्र कायांतरण, यानी कि जो शुक्राणु पूर्वी या फिर स्पर्मेटिड्स हैं उनसे शुक्र का निर्माण यानी कि शुक्राणु का निर्माण कैसे किया जा सकता है, वो सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो शुक्र कायांतरण जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मियोलाइसिस, इसमें क्या होता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण की जो क्रिया होती है वो शुक्र कायांतरण कहलाती है। तो शुक्राणु के फॉर्मेशन के टाइम पर स्पर्मेटिड में निम्न परिवर्तन देखे जाते हैं, यानी कि जो स्पर्मेटिड था उसके अंदर अलग तरह के चेंजेस आएंगे, कई के तरह के, जिसकी वजह से स्पर्म का निर्माण होगा। तो परिवर्तन होंगे उसमें, जब भी तो स्पर्म बनेगा। तो पहला है सिर का निर्माण आता है, दूसरा अक्षीय तंतु का निर्माण और तीसरा है मध्य भाग का निर्माण। तो सिर के निर्माण में क्या होता है, पहला केंद्रक का निर्माण और दूसरा एक्रोसोम का फॉर्मेशन। एक और बात कि ये जो शुक्र कायांतरण अपन पढ़ रहे हैं, ये शुक्राणु की जो संरचना होती है और ये जो शुक्र कायांतरण है, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं और जो शुक्राणु की संरचना, उसमें सिमिलर डायग्राम आएगा, यानी कि एक जैसे ही डायग्राम है और थोड़ा थ्योरी भी उसकी एक जैसी है, कुछ फर्क है बस। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं पहला सिर का निर्माण। तो सिर के निर्माण में क्या होता है कि जो शुक्राणु, उसमें केंद्रक का निर्माण आता है पहला और एक्रोसोम का। तो केंद्रक का निर्माण ये रहा, इसमें शुक्राणु की संरचना में आप देख पा रहे हैं, पहला ये केंद्रक है, दूसरा एक्रोसोम, ये शुक्राणु का सिर हो गया। तो सिर का निर्माण होता है, ये वाली जो चीज़ अपन ने देखी है, एक्रोसोम और केंद्रक। केंद्रक के ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो सिर का निर्माण करने में सहायता करती हैं। तो पहला है केंद्रक का निर्माण। अब केंद्रक का निर्माण हो रहा है तो इसमें भी निम्न परिवर्तन आएंगे। पहला है केंद्रक के निर्माण में निम्न चेंजेस आते हैं। केंद्रक द्रव्य से जल को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे केंद्रक सिकुड़ जाता है, ये वाला चेंजेस आ गया। फिर जो होता है दूसरा चेंज क्या है कि गुणसूत्र जो सिकुड़ करके अपने आकार को छोटा कर लेंगे, क्योंकि जल ही बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो गुणसूत्र तो सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम अपने आप ही सिकुड़ जाएंगे। और गोलाकार जो स्पर्मेटिड हैं, जो वो स्पर्मेटिड अपन ने बनाए थे, मतलब स्पर्मेटिड बने थे, वो गोलाकार होते हैं और किस में बदल जाते हैं, अंडाकार स्पर्म में बदल जाते हैं। अब ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके अंदर अंडाकार होते हैं, चूहे में कटार रूपी होते हैं। ये सब जो संरचना स्पर्म का जो ये बदलाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो निषेचन के लिए भाई गति हो सके शुक्राणु में, जलीय माध्यम जैसे जो जीव रहते हैं उनके लिए शुक्राणु आसानी से जा सके। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं ये गति के लिए ही हो रहे हैं, शुक्राणु की गति के लिए। तो गोलाकार स्पर्मेटिड किस में बदल जाता है, अंडाकार स्पर्म के अंदर बदल जाता है। अब सेकंड आता है एक्रोसोम का निर्माण। अब एक्रोसोम क्या है, ये देखो, सिर के निर्माण में अपन ने था एक्रोसोम। अब ये केंद्रक है और ऊपर एक्रोसोम, ये टोपी की तरह पाया जा रहा है केंद्रक के ऊपर। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये देखते हैं। तो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है गोल्जी काय से होता है, गोल्जी काय से होता है, ठीक है। यह केंद्रक के ऊपर टोपीनुमा संरचना बनाकर केंद्रक की सुरक्षा का काम करता है। मैंने पहले ही बता दिया, जैसे आपको ये टोपीनुमा संरचना बना रहा है केंद्रक के ऊपर, ठीक है। तो निषेचन के समय इसके द्वारा क्या होता है, एक्रोसोम की द्वारा लाइसिन एंजाइम्स जैसे हाइलुरोनिडेज, एकोसिन, कैटेरिन अंडाणु की भित्तियों को गलाने का काम करते हैं। हम जानते हैं कि जो अंडाणु की भित्तियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त, एक तरह की सख्त प्रकार की होती है कि शुक्राणु उसमें प्रवेश कर पाए। इसके लिए जो पहला एक्रोसोम होता है वो सबसे पहले भेदन की क्रिया करने का काम करता है, यानी कि एक्रोसोम के द्वारा एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि जो अंडाणु तक पहुँचने के लिए शुक्राणु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बड़ा जटिल कार्य है। इसके लिए क्या होता है कि निषेचन के समय लाइसिन एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अंडाणु की भित्तियों को गलाने का काम करते हैं। तो हर एक चीज़ का एक अपना अपना रोल है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि केंद्रक की सुरक्षा का काम कर सके और दूसरा अंडाणु की भित्तियों को गलाने का काम कर सके। तो अपन ने सिर के निर्माण में केंद्रक का और दूसरा अक्षीय एक्रोसोम का निर्माण पढ़ लिया है। अब सेकंड आता है अक्षीय तंतु का निर्माण। तो अक्षीय तंतु आप देख पा रहे हैं, ये जो तंतु समान स्ट्रक्चर ये शुक्राणु में पाई जा रही है, इसको मध्य भाग भी बोलेंगे वैसे, अगर शुक्राणु की अपन संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है अक्षीय तंतु। इसमें क्या होता है कि स्पर्मेटिड में उपस्थित तारककाय दो तारक केंद्र के रूप में होते हैं। ये तारककाय, ये दो तारक केंद्र, एक तो निकटस्थ तारक केंद्र है और दूरस्थ तारक केंद्र है। ये निकटस्थ तारक केंद्र है जो केंद्र के पश्च सिरे, ये तो केंद्र का अगले वाला सिरा है, ये जो ऊपर एक्रोसोम, और ये वाला नीचे वाला है। तो इसमें क्या होता है कि परफोर्टेरियम खांच में प्रेजेंट होता है निकटस्थ तारक केंद्र, इसका रोल यहाँ खत्म हो गया, ओनली ये खांच में प्रेजेंट होता है। और जो दूरस्थ तारक केंद्र है, इसका क्या फंक्शन है, ये दूरस्थ तारक केंद्र किसका निर्माण करने में सक्षम होता है, दूरस्थ तारक केंद्र अक्षीय तंतु का। ये आपको बताती है, ये मध्य भाग भी जिसको बोलते हैं, तो ये अक्षीय तंतु के समान स्ट्रक्चर है, इसका निर्माण करता है ये दूरस्थ तारक केंद्र, जो कि क्या अक्षीय तंतु का निर्माण करता है दूरस्थ तारक केंद्र, जो कि ग्रीवा से लेकर के पूंछ तक फैला रहता है। ग्रीवा ये इसकी शुक्राणु की गर्दन से और पूंछ तक फैला हुआ है,
ये यहाँ पे पूंछ स्टार्ट हो रही है, तो ये ग्रीवा से लेकर के पूंछ तक फैला हुआ है दूरस्थ तारा केंद्र। ठीक है, अब थर्ड आता है मध्य भाग का निर्माण। अभी आपको बताया कि अक्षीय तंतु भी है, मध्य भाग भी यही है एक तरह का शुक्राणु का। तो मध्य भाग ये वाला और ये पूंछ है शुक्राणु की। तो ये मध्य भाग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनका बता रहे हैं कि इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया वलय के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिसे नेबेन कण कहा जाता है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया इस भाग में वलय के रूप में, ये वलय के रूप में पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, नेबेन कण बोला जाता है इनको। ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल ये पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं नेबेन कण। इसके अतिरिक्त कुछ साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य अक्षीय तंतु के दोनों ओर प्रेजेंट होता है, जिसे मेन्सेट कहते हैं। ये रहा, ये जो लिक्विड पाया जा रहा है इसको क्या कहते हैं, मेन्सेट। जो कि फिर मध्य भाग के अंत में एक वृत्ताकार वलय पाई जाती है, जो कि मध्य भाग को पूंछ से अलग करने का काम करती है। ये रही वृत्ताकार वलय, अलग सी एक गोल सी पाई जा रही है, बाकी ये तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही हैं। और ये वृत्ताकार वलय क्या करती है कि जो इस वाला जो सिरा होता है मध्य भाग को पूंछ से अलग करने का काम करती है, यानी कि एक तरह का बीच में जंक्शन के तौर पे काम कर रही है वृत्ताकार वलय। ये मध्य भाग को पूंछ से अलग करने का काम करती है। और एक और बात, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पाई जा रही हैं इसके अंदर, क्योंकि स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं की गति के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। तो इस तरह से इसका रोल है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो वो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। तो अपन ने देख लिया कि वृत्ताकार वलय पाई जाती है जो कि मध्य भाग को पूंछ से अलग करती है। इस तरह से अपन ने देख लिया है शुक्र कायंत्रण की क्रिया हो गई है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण हो चुका है। तो इस तरह से अगतिशील स्पर्मेटिड से गतिशील स्पर्म्स का निर्माण होता है। ये अपन ने पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया है, पर अब शुक्राणु की जो संरचना है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। वो भी बिल्कुल इसी की तरह ही है, आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर शुक्राणु की संरचना आएगी। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि शुक्राणु की संरचना या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सीधा बीएससी के एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ओके, थैंक यू।